बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिक्स लाहौर बोर्ड। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया था विद न्यूमेरिकल्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स थी, मैकेनिक्स की आगे दो सब ब्रांचेस थी, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमने पिछले में पढ़ लिया था चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, जिसमें था विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, बगैर किसी बॉडी के जो है ना फोर्स लगने के बगैर जो मूवमेंट होती है। जबकि डायनामिक्स कहते हैं, डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। रीज़न भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बॉडी मूव करती है तो क्यों बॉडी मूव करती है, मतलब कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उसकी रीजंस के बारे में पढ़ा जाता है। आप यूँ कह लें कि फोर्स जिस वजह से जो है ना वो बॉडीज़ को मूव करती है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, तो वो डायनामिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है? बेसिकली फोर्स इज एन एजेंट विच स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मूविंग बॉडीज और विच मूव्स और टेंड्स टू द स्टॉप बॉडीज। यानी कि फोर्स एक ऐसी एजेंट है, एक ऐसा आमिल है जो रुके हुए बॉडीज़ को मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है। इसी तरह वो जो मूव कर रही हैं बॉडीज़ उनको रोक देता है या फिर रोकने की कोशिश करता है। सेकेंडली आप यूँ भी कह सकते हैं दैट फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स जो है ये कोई पुश हो सकती है या पुल हो सकती है, यानी किसी चीज़ को खींचा जा सकता है या किसी चीज़ को धक्का दिया जा सकता है। दोनों सूरतों में जो है ना वो फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगी। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल ये व्हील बैरो से जब कोई मजदूर जो है इसको लेके जा रहा होता है तो सबसे पहले जो है वो इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाएगा, उसके बाद इसको आगे की तरफ धक्का देगा इसको मूव करने के लिए। इस तरीके से उसने क्या किया कि उसने फोर्स लगाई, फोर्स लगाकर जो रुकी हुई बॉडी है उसको मूव करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है वो एक बाइसाइकिल है उसको पीछे से धक्का लगाते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देगी। इसका मतलब आपने फोर्स लगाई तो फोर्स ने क्या किया, वह रुकी हुई बॉडीज़ को मूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ फिर मूव करने की कोशिश भी करेगा। अगर आप अकेले ही एक बस को धक्का लगाते रहें, जितना मर्जी आप उसके ऊपर फोर्स लगा लें, लेकिन वो मूव नहीं करेगी, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं। तो ऐसा एजेंट जो कि वो कोशिश करता है वो फोर्स कहलाता है, मूव करे या मूव करने की कोशिश करे रुकी हुई बॉडीज़ को। ऐसे ही जो मूविंग बॉडीज़ हैं उनको रोक दे या फिर रोकने की कोशिश करे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है, जिसमें से दो मेजर टाइप्स हम पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ टच करती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आती हैं, टच करती हैं और उसके बाद जो है ना वो फोर्सेस एक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन किसे कहते हैं कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, ऐसे एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, जैसा कि आपकी गाड़ी जो है या बाइसाइकिल या साइकिल जो है ये रोड पे चल रही होती है, तो आपकी गाड़ी के टायर और रोड दोनों आपस में टच हो रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके दरमियान में पाई जाती है वो फ्रिक्शन होती है। वो फिर उसी की वजह से जो है ना वो रुक भी जाती है। सो ये कांटेक्ट फोर्स है। जब फोर्स जो है दोनों बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में टच होकर बॉडीज़ जो है वो उनके ऊपर फोर्स लगेगी, तो ये कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रैग फोर्स। ड्रैग भी बिल्कुल वैसी बस है, लेकिन ये कि ये फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर, यानी कि एक ऐसी बॉडी के ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगनी जो कि किसी फ्लूइड में से, फ्लूइड यानी लिक्विड में से कोई अगर चीज़ नीचे की तरफ जा रही है या फिर उसमें मूव कर रही है, तो ऐसी सूरत में जो फोर्स होती है वो ड्रैग फोर्स होती है। ऐसे ही थ्रस्ट किसे कहते हैं? जो अपवर्ड एक्सर्टेड फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होती है, वो जो होती है वो लिक्विड के अंदर वो थ्रस्ट फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्लास लें और उस ग्लास को आप पानी के अंदर जो है वो एकदम से ऐसे नीचे पानी के एक टब के अंदर डाल दें और उसके बाद उसको छोड़ दें, आप देखेंगे कि वो एक झटके से ऊपर की तरफ आएगा। अब ये जो ऊपर की तरफ उसको फेंक रही है फोर्स, वो थ्रस्ट या अप थ्रस्ट फोर्स कहलाती है। ऐसे नॉर्मल फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स होती है जो कि एज अ रिएक्शन करती है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ी होती है तो उसके ऊपर जो एक फोर्स ऐसी है जो नीचे लग रही है, तो एज अ रिएक्शन जो है वो एक फोर्स ऐसी भी है जो कि नीचे से उसको ऊपर की तरफ एक्ट करवा रही है। तो ये जो फोर्स होती है ये नॉर्मल फोर्स कहलाती है। एयर रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस कहते हैं जब आगे से कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो ऑपोजिट साइड पे एक फोर्स लग रही होती है जो उसकी मूवमेंट को रोक रही होती है, वो रेजिस्टेंस होती है। क्योंकि ये एयर रेजिस्टेंस है, इसलिए जब हवा में कोई बॉडी उड़ रही होती है तो सामने से जो उसको हवा लग रही है, रोक रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो एयर रेजिस्टेंस है। टेंशन, टेंशन ऐसी फोर्स होती है जो कि जैसे कि रस्सी के साथ अगर हम कोई वजनी चीज़ को, पत्थर को, ऐसी चीज़ बांध दें तो रस्सी में एक तनाव आ जाता है, टेंशन स्ट्रेट जो है ना वो हो जाती है। तो ये चीज़ जो होती है ये टेंशन फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट वन इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स किसे कहती है? कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी की शेप चेंज हो, आप अपनी फोर्स को वापस कर दें, यानी वो फोर्स लगाना छोड़ दें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो ये इलास्टिक फोर्स है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रबर बैंड है उसको लेते हैं, उसको खींचते हैं, जब हम खींचेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब आप अपनी फोर्स को हटा लें, आप छोड़ दें, तो वो वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ऐसी फोर्सेज जो होती हैं वो इलास्टिक फोर्सेज कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कौन सी फोर्सेज हैं? ये ऐसी फोर्सेज हैं जिसमें बॉडीज एक दूसरे के साथ टच नहीं होती, बल्कि जो है वो एक दूसरे से दूर से एक दूसरे के साथ एक फोर्स लगा रही होती हैं। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। ये एक ख़ास डिस्टेंस से, एक ख़ास फासले से जो है ना वो एक्ट कर रही होती हैं और इनका हमेशा कोई ना कोई फील्ड होती है, यानी कि ख़ास एरिया होता है जहाँ तक ये एक्ट कर सकती है। अगर उससे ऊपर चले जाएंगे तो ये एक्ट नहीं कर सकेगी। फर्स्ट वन, इसके एग्जांपल देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे पहले जो है ना वही आइजैक न्यूटन का जो है वो प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक वाली एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर जो आपके पास एक ट्री है, ट्री के एप्पल है, एप्पल जो भी गिरेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, वाई एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, कि क्यों वो गिरा जो है ना, वो सेब जो है ज़मीन की तरफ गिरा, उसकी वजह ये नीचे की तरफ खींचने वाली फोर्स ग्रेविटी है। ठीक है, अब ये सेब और ये ज़मीन आपस में कांटेक्ट में नहीं है, आपस में टच नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ काफ़ी दूर हैं, वो ऊपर है ये नीचे, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कोई फोर्स लग रही है जिसको नीचे की तरफ गिरा रही है, वरना ये ऊपर भी जा सकता था, लेफ्ट भी जा सकता था, राइट भी जा सकता था, लेकिन ये नीचे गिरेगा हमेशा। इसका मतलब है नीचे की तरफ कोई फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है। वो जो फोर्स होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट है फोर्सेज है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये इसका फार्मूला जो है फिजिकल जी m1 m2 बाई आर स्केयर होता है। और ये जो कांस्टेंट जी की वैल्यू है, कैपिटल जी, ठीक है, m1 का क्या मतलब है? मैस ऑफ अर्थ हो गया, एक मैस जो है ना वो इस एप्पल का मैस हो गया, और दूसरा जो है वो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब इसी तरीके से ज़मीन देखें, ये ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, एक ख़ास एरिया है। ठीक है, ज़मीन के गिर्द जो है वो स्पेसिफिक कुछ 100-400 किलोमीटर तक एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ तक आप छलांग लगाएंगे तो ज़मीन पे गिरेंगे, लेकिन अगर उससे ऊपर चले जाएंगे तो आप उसकी फील्ड से बाहर चले गए, फिर ज़मीन पे नहीं गिरेंगे, फिर वो स्पेस के अंदर ही घूमते रहेंगे गोल दायरे में। सो लिहाजा ग्रेविटेशनल फोर्स वो हो गई जो कि आप कह लें कि अट्रैक्टिव फोर्सेज है डिफरेंट बॉडीज़ के दरमियान में, जिसमें कि कोई भी जो है ना वो बॉडीज़ आपस में टच नहीं हो रही होती। नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से नाम है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मीन्स नॉट मूविंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है दो बैलून्स लेते हैं, ठीक है, एक को आप कॉटन के कपड़े से रब कर देते हैं, दूसरे को वूल के कपड़े से अच्छे तरीके से रब कर देते हैं, तो जब आप उसको रब करेंगे तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। या फिर अगर आप दोनों को, फॉर एग्जांपल इसको भी आप वूल से कर रहे हैं, इसको भी वूल से कर रहे हैं, जब आप रगड़ेंगे तो थोड़ी देर के लिए चार्जेज हो जाएंगे, जब हम उनको करीब लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को वो एक दूसरे से परे परे हटना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो फोर्सेज होती हैं ये स्टैटिक फोर्सेज कहलाते हैं, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, हालांकि दूर हैं, कोई बीच में ऐसा लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी एक फोर्स पाई जा रही है अपोजिटली चार्ज बॉडी चार्जेस की वजह से जो इनको खींच रही होती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्सेज हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, ठीक है, आप यहाँ पे कहीं पे दूर जाके एक नेल रख दें, एक लोहे का कील रख दें, इसको नहीं खींचेगा, आप आहिस्ता आहिस्ता आगे लाते जाएं, हत्ता कि इससे टच नहीं है, अगर दूर से भी होगा तो इसको खींच लेगा। अगर ये तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स है जिसकी वजह से इसको खींच रहा है अपनी तरफ, हत्ता कि ये तो इसके करीब नहीं है, इसको टच नहीं कर रहा, दूर है, लेकिन ये अपनी तरफ खींचेगा उसको फौरन। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों बॉडीज आपस में टच नहीं होती बल्कि दूर से इसको खींच लेती होती है।
नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो पाई जाती हैं वो भी जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह जो केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान भी फोर्सेज जो होती हैं वो फोर्सेज पाई जाती हैं। इनको स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज ये दो टाइप की होती हैं। इसमें देखें फंडामेंटल फोर्सेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल फोर्सेज क्या है? बुनियादी फोर्सेज, बुनियादी किस्म की इस दुनिया में जो है वो कहा जाता था कि 4 बुनियादी फोर्सेज पाई जाती हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ ली जो नीचे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज भी हमने पढ़ ली। दूसरा था न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो हमने पीछे अभी पढ़ा है कि जब चीज़ें नीचे की तरफ गिरती हैं तो फिर ऐसी सूरत में जो फोर्स एक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसे कहते हैं कि जब कोई भी एक कॉइल है, मिसाल के तौर पर ये एक कॉइल है, लोहे की कॉइल है, आप उसके अंदर एक मैग्नेट को लेके जाएं और अंदर बाहर बार बार करें तो ये जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसको कहते हैं EMF इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो प्रोड्यूस होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल जो है ना वो 10th में सारी आएगी, जिसमें कि इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, फैराडेज लॉ और लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल वो। लेकिन ये इतना समझ लें कि ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं होती। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज होती हैं, इनके जो फील्ड होती है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की निस्बत। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या है कि ये वो फोर्सेस होती हैं जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है? एटम का जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस को, उनको जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि न्यूक्लियस को ब्लास्ट करेंगे और ये वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फ़ौरन से पहले क्या हो कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचेगा, चार्ज दोनों का बराबर है, तो वो जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करेंगे और जो है ना उसको ब्रस्ट करते हुए बाहर की तरफ निकलेंगे। ऐसी सूरत में न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, वो सन वाला सारा रिएक्शन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता। सो इसलिए जो है ना ये ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं जो इनको बाइंड करके रखती होती हैं, ठीक है। It is a short range force with an order of 10⁻⁻⁴ meter. If the distance between the nucleus increases beyond this range, the forces ceases to act. अगर इससे ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर वो एक्ट करना छोड़ देती होती हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्सेज कौन सी होती हैं? ये बेसिकली जैसा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज ने क्या किया था कि न्यूक्लियस को बाउंड करके रखा था। तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं ये बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस के आती हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर से जो है ना वो जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो बाहर निकलते हैं। मिसाल के तौर पर अल्फा, बीटा, गामा 3 किस्म का डीके होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये जो है ना इसकी बड़ी शॉर्ट रेंज होती है, तकरीबन 10⁻⁻17 मीटर। इससे ऊपर जाकर ये एक्ट करना छोड़ देती होती हैं। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ वीक एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। अब इस चीज़ के लिए डॉक्टर अब्दुल सलाम एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनको जो है वो शेल्डन ग्लासगो में जो है ना इसके 1979 में एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एक्चुअली जो है वो ये दोनों एक ही फोर्स के दो नाम हैं और इसको प्रूव करके दिखाया गया था। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सो ये उनका एक वर्किंग है, या फिर कह लें कि उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को जो है वो एक करके दिखाया था। अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट देखें, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। अब इस बुक के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले जो है वो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स ऊपर है, एक नीचे है। यानी कि इसके जो अप्लाइड फोर्स है वो इस तरफ है, फ्रिक्शन इस तरफ है। यानी कि अगर हम इसको जोर लगाते हैं आगे की तरफ मूव करने के तो एक ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको आगे जाने से रोक रही है, वो जो होगी वो फ्रिक्शन फोर्स होगी। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो, हम इसको हल्का सा धक्का दें तो ये मूव ही करती रहेगी। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो वो फिर ये रुकेगी ही नहीं कभी, ठीक है। ऐसे ही दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, एक तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और जो पीछे हमने पढ़ा नॉर्मल फोर्सेज वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये इसका वेट नीचे है और
जो है वो नॉर्मल फोर्स ऊपर है, ये बैलेंस है तो ये यहाँ पे मौजूद है। इसमें से कोई भी फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगी तो जो बॉडी उसकी तरफ मूव कर जाएगी। जो भी बॉडीज़ पड़ी होती हैं ज़मीन के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे, टेबल पे, किसी भी चीज़ के ऊपर, वो ये सारी फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है और वो इसको बैलेंस करके आगे चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर सपोज द बुक इज पुश्ड ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल एज शोन इन द फिगर, इसको आगे पुश किया गया, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ डायरेक्शंस ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड गिवन सिचुएशन। तो ऐसी सोच में मैंने बता दिया अप्लाइड फोर्स इधर तो हमेशा फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी ताकि उसको रोके जा सके। वेट अगर नीचे वेट एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, जिस वजह से ये अपनी तरफ ही पड़ी रहेगी। अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको तोड़ देगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, टेबल से भी ऊपर उठ जाएगी। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक से आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।